हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 8वीं है। पॉलिटी की क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम 200 से लेके 225 क्वेश्चन तक कवर अप करेंगे बेटा। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ओके, तो सभी ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे, आपको पता ही है कि जो हमारी इससे पहले जो है 7 क्लास आ चुकी है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक कवर अप करे हैं बेटा। ठीक है, तो सभी छात्र उस क्लास को जरूर जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 200 है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 200 है, भारत के माननीयवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होती है? भारत का जो माननीयवादी होता है, इसको बनने के लिए क्या आवश्यक योग्यता होती है इसकी? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो इसका आंसर है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, याद रखना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 क्लोज 1 के अनुसार मान्यवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 क्लोज 1 के अनुसार मान्यवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मान्यवादी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मान्यवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 201। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका 201, क्वेश्चन नंबर है 201। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 क्लोज 3 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 क्लोज 3 के तहत संसदीय किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का खाली स्थान भाग होती है। गणपूर्ति, तो गणपूर्ति होती है आपकी 1/10वां। ठीक है, कितना हुआ है? 1/10वां। देखो ध्यान से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 क्लोज 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग होती है। 1/10वां भाग होती है। ओके, देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता से संबंध में विवरण प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद लाभ का पद रखने पर भी संसद की अयोग्यता का विवरण देता है? तो वह आपका 102, आर्टिकल 102 करेक्ट होगा। क्या है बेटा? आर्टिकल 102 करेक्ट है। ठीक है, चलो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो लाभ का पद धारण किए हुए है संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो लाभ का पद धारण किए हुए है संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 203 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 खाली स्थान के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, तो इसका आंसर क्या बेटा? आर्टिकल वह है भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक। क्या है? भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक। अच्छा क्वेश्चन लगा। तो संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के बारे में प्रावधान है।
अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होगा। भारत का एक नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, याद रखियो। संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 में भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होगा। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कार्यकाल। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का जो कार्यकाल है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष जो भी पहले होगा। वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसे प्रति माह 2.5 लाख वेतन मिलता है। इसे प्रति माह 2.5 लाख का वेतन मिलता है। क्या होता है बेटा? इसे प्रति महीने जो है ना 2.5 लाख रुपये का वेतन मिलता है। याद रखियो। भारत के वर्तमान नियंत्रक और मालिका परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। याद रखना। नेक्स्ट 204, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो आंसर क्या बेटा इसका? नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक यानी कैग, सीएजी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत अपनी संपरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखता है तथा राष्ट्रपति इसे संसद को प्रस्तुत करता है। ठीक इसी प्रकार नियंत्रक और मालिका परीक्षक राज्य के लेखा संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष रखता है तथा राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। कहाँ रखवाता है बेटा? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। भारत का प्रथम नियंत्रक और मालिका परीक्षक कौन है? वी नरहरि राव थे। कौन थे? वी हर नरी राव थे। याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 205, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? आर्टिकल 151 का है। किसका है बेटा? आर्टिकल 151 का। याद रखना। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में संघ के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्या करता है बेटा? प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है। 149। उसके बाद आर्टिकल 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 206, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? आज़ाद भारत की जो पहली लोकसभा थी उसका सत्र कब हुआ था बेटा? तो सत्र हुआ था आपका 13 मई 1952 को। कब हुआ था? 13 मई 1952 को। पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। क्या किया गया था? पहली लोकसभा का गठन हुआ था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम सत्र का आयोजन 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिसे जीवी मावलंकर कहते थे। क्या कहते थे? जीवी मावलंकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी सदन का प्रावधान करता है बेटा? इंपोर्टेंट है, याद रखना। देखिए, तो आर्टिकल 79। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यानी दोनों सदन को सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं। हमारी जो संसद है इसके 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा के गठन का प्रावधान है।
80वीं राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। तो संसद क्या है, अनुच्छेद 79 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है, 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 208वां। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को खालिस्तान कहा जाता है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को खालिस्तान कहा जाता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, लोकसभा अपनी निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक है, लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष को होता है। वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, ओके। लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष के रूप में चुनती है। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 209वां। खालिस्तान इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। ठीक है, याद रखना। तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष यानी सभापति, लोकसभा अध्यक्ष यानी सभापति। ठीक है, तो लोकसभा भंग होने के बाद भी नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है, ये लोकसभा भंग होने के बाद भी नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक, नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कौन प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है बेटा, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ना भाई। प्रोटेम, प्रोटेम मतलब अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यानी प्रोटेम जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जब तक के लिए की जाती है जब तक लोकसभा और विधानसभा अपना स्थायी अध्यक्ष न चुन ले। लोकसभा और विधानसभा अपना स्थायी अध्यक्ष न चुन ले। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना है। नव निर्वाचित जो सांसद है उनको शपथ दिलाना है। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में होता है। किसकी देखरेख में होता है, प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में होता है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या बेटा, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो भारत का राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 85 के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। ऐसा अब तक कुल 8 बार हो चुका है। ये अच्छा है। कितनी बार हो चुका है बेटा, 8 बार। भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 83 क्लोज 2 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 क्लोज 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है। तो आर्टिकल 83 क्लोज 2 के अनुसार जो हमारी लोकसभा है, इसका कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष होता है। और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, याद रखना। 212 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। सत्र के जो कारण है उससे संसद को अवगत कराएंगे बेटा, ठीक है। तो आर्टिकल 87 क्लोज 1 है। क्या है? आर्टिकल 87 क्लोज 1। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87, भारतीय संविधान का आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे, ठीक है। और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएंगे। संसद को उसके आह्वान के कारण बताएंगे, ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में। किसमें बेटा? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन व स्थायी सदन है। राज्यसभा भारतीय संसद का राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन व स्थायी सदन है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि है। अनुच्छेद 83 में क्या है? संसद के सदनों की अवधि है। अनुच्छेद 51 क्लोज के मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो 83 में क्या है? संसद के सदनों की अवधि है। जैसे लोकसभा का 5 साल होता है, राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल का होता है, विधान परिषद का होता है 6 साल का, विधानसभा का 5 साल का होता है, ठीक है। तो 51 क्या में मूल कर्तव्य का उल्लेख है, 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट बेटा 214 राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखो सही जवाब क्या है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। क्यों भंग नहीं होती बेटा? क्योंकि ये एक परमानेंट हाउस है, याद रखना। क्या है? एक परमानेंट हाउस है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 83 क्लोज 1 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, याद रखना। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, याद रखना। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष को? 6 वर्ष को, ठीक है। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है बेटा, तो उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का जो उम्मीदवार है उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर न हो। कहाँ पर नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। 216 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथा शीघ्र अपने किसी सदस्य का अपने सभापति चुनेगी? जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो किस में कहा गया है? 89 में। किस में कहा गया बेटा? 89 में, ठीक है, 89 में। तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति होगा, यह बात हमें पता।
कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 89 के तहत राज्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। ठीक है। सभापति का पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध है। जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 217। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे बेटा? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। याद रखना कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति वर्तमान राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 64 के अनुसार जो हमारी राज्यसभा है इसके वर्तमान जो सभापति है वे कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। कौन थे बेटा? एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति वर्तमान उपराष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 218 बेटा। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीट की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है बेटा? ये आपको बताना है। गोवा से, तो गोवा से एक सीट आती है लोकसभा की। गोवा राज्य गठन 30 मई 1987 को हुआ था, जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जबकि राज्यसभा की एक है। अच्छा, क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, दोबारा देखिए भाई। अगस्त 2020 तक गोवा से राज्यसभा, राज्यसभा की कितनी सीट आती है? तो एक आती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो एक आती है और लोकसभा की 2 आती है। तो गोवा राज्य गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को हुआ था, जिसकी राजधानी क्या? पणजी। गोवा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2 है। लोकसभा 2 है, जबकि राज्यसभा की जो सीट है उसकी एक संख्या। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? याद रखना। देखो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। भारत में सरकार की एक संसदीय प्रणाली है। भारत में सरकार की एक संसदीय प्रणाली है। भारत में सरकार की एक संसदीय प्रणाली है। सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच रिश्ते के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म से ही सुमेलित है? से ही सुमेलित है बेटा, ये बताना आपको। तो संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक है। ठीक है, अनुदान की मांग संविधान के अनुच्छेद 113 में, अनुदान की मांग संविधान के अनुच्छेद 113 में कहा गया है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने का कोई भी प्रस्ताव या अनुमान अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ प्रस्तुत होगा बेटा? लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है 221वां। वित्त विधेयक केवल खाली स्थान में प्रस्तुत होता है। वित्त विधेयक केवल खाली स्थान में प्रस्तुत होता है बेटा। तो वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। कहाँ पर? लोकसभा में। तो साधारणतः वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो आय या व्यय से संबंधित है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गई है। वित्त विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गई है, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कहाँ पर लाया जाता है बेटा? लोकसभा में। तो वित्त विधेयक को केवल और केवल कहाँ पर लाया जाता है? लोकसभा में लाया जा सकता है, याद रखना। ठीक है,
अगला है 222। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में तो वह बेटा आपका धन विधेयक। कौन सा है? धन विधेयक। तो ऐसे विधेयक जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं, ऐसे विधेयक जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित करते हैं। धन विधेयक को आर्टिकल 110 के अंतर्गत परिभाषित करते हैं और धन विधेयक अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, यह केवल कहाँ पर होता है? लोकसभा में। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। साधारण विधेयक। साधारण विधेयक वित्तीय विषयों से संबंधित प्रावधान के अलावा किसी भी प्रावधान से संबंधित है। साधारण विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 107 में और 108 के तहत होता है। साधारण विधेयक को संविधान के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कहाँ? किसी भी सदन में। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कहाँ पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है, याद रखना। तो आर्टिकल 110। इसका आंसर क्या है बेटा? 110 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया निहित है। क्या है? विशेष प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 110 सदन में मतदान। अनुच्छेद 110 सदनों में मतदान, रिक्तियां और गणपूर्ति के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 120 सदन संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हिंदी अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो वह अपनी मातृभाषा में संसद में बोल सकता है। ठीक है। 224 संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बेटा, ये बताना आपको। तो इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार्य संशोधित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार्य संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। तो धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल और केवल कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है। ठीक है बेटा, कहाँ नहीं होता? राज्यसभा में पेश नहीं होता है। अगला है धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल और केवल क्या हो सकता है? मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल और केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225वां। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को खालिस्तान दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है 14 दिन। इसका आंसर क्या होगा? 14 दिन। देखो बेटा, एक बार सभी छात्र लाइक कर दो। एक बार सभी छात्र लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक है। और जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में जो कमेंट सेक्शन है, जहाँ पर कमेंट होते हैं, तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताइए, लाइव में नहीं, जो मतलब जो है क्लास के बाद जो कमेंट सेक्शन आता है ना वीडियो के नीचे, उसमें कमेंट करके आप क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेली आपकी क्विज लगती है, सभी छात्र क्विज का आंसर जो है कमेंट करके दीजिएगा। पोल में भी आंसर दीजिए जो सही है, और साथ ही साथ में जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें भी आप आंसर दीजिए। ठीक है। तो सभी के सभी आंसर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए किस किस छात्र ने आंसर दिए है कोचिंग वालों ने। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो। तो धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है। 109 में धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्टिकल 109 क्या कहता है कि जो आपका धन विधेयक होता है इसे केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा बेटा। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के उपरांत राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? राज्यसभा द्वारा उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 226वां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन खालिस्तान उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है। ठीक है, बताइए। तो वह आपका बजट बजट है, बजट बजट आंसर सही है। चलिए, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। आर्टिकल 112 में क्या? केंद्रीय बजट। आर्टिकल 112 में क्या बेटा? केंद्रीय बजट है, याद रखना। इसके तहत राष्ट्रपति को यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखवाएंगे। ठीक है, संसद के समक्ष बजट विवरण संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में दी गई है 112 में। तो आर्टिकल 112 में क्या? केंद्रीय बजट को लेकर, याद रखना।